Hello friends, in this video we are going to study about chemical coordination and integration chapter जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे केमिकल्स की मदद से बॉडी में कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है और इससे सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक फंक्शन करवाया जा सकता है। हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेटिंग जो है सिस्टम है। एक तो हमारे पास है न्यूरल, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, और एक है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ग्लैंड्स का सिस्टम है जो कि केमिकल्स रिलीज़ करवा के हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को इंश्योर करता है और कोऑर्डिनेटेड मैनर में एग्जीक्यूट करवाता है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। And the father of endocrinology is थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को फादर कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी का। मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ग्लैंड्स हैं जो केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा स्टडी जो है इन्होंने की हुई है। अब ये जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड्स का सिस्टम है, इनमें से जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उनको पहली बात हार्मोन्स कहा जाता है। और सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ है उसका नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। अब सिक्रेटिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाटिक जूसेस की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसको डिस्कवर किया था बेलिस एंड स्टार्लिंग ने, और ये जो हार्मोन की टर्म है ये भी स्टार्लिंग ने ही प्रोवाइड की हुई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा है जिसको बॉडी से बाहर आइसोलेट करवाया गया हो या एक्सट्रैक्ट करवाया गया हो। तो दो अलग अलग बातें हैं कि पहला हार्मोन डिस्कवर होना और आइसोलेट कौन सा पहला हुआ है उसके बारे में। तो पहली आइसोलेटेड हार्मोन जो निकाली गई है दैट इज़ इंसुलिन, और इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज रिलीज़ करता है जो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर कम करके रखता है। तो इंसुलिन इज़ द फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है या जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर जो हम ये ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ये कैसे ग्लैंड्स हैं? तो ये जो ग्लैंड्स हैं इनके पास कोई भी पाइप लाइक सिस्टम मौजूद नहीं है। तो कोई भी ऐसे इनके पास डक्ट नहीं है जिसके थ्रू ये अपना केमिकल रिलीज़ करें। तो ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, और इनकी ही सिक्रेशंस को हम केमिकल्स या हॉर्मोन्स पर्टिकुलरली बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात, ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये बायोजेनिक होते हैं, विच मीन्स केमिकल्स हमेशा लिविंग बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये हॉर्मोन्स लिविंग बीइंग के अंदर ही बनेंगे। दूसरी बात, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी कि केमिकल्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं स्पेसिफिकली, और ये मैसेज जो है हमेशा इंट्रासेलुलर तरीके से होता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ कर दिए जाते हैं या लिम्फ में भी डायरेक्टली रिलीज़ किए जाते हैं ताकि ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच के अपना फंक्शन दिखा सके। चौथी बात, ये जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। इसका मतलब कि हमारे पास जैसे बॉडी के अंदर कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, इनसे हमें मिलती है एनर्जी, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। लेकिन अगर कोई ऐसा केमिकल बॉडी में रिलीज़ हो रहा है जो कि एनर्जी देने का काम नहीं कर रहा लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दे रहा है, तो उस तरह के केमिकल्स को हम नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहेंगे। तो येस, हार्मोन इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में रहती है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कभी भी रिलीज़ नहीं होते, इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज़ होती है, बहुत कम इनका वेट रहता है, और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स रहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये ब्लड के कौन से पार्ट में, मतलब किस टाइप के ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिलीज़ हो रहा है। तो हमने कहना है कि हमारी वेन्स में रिलीज़ हो रहा है, यानी कि वीनस में रिलीज़ हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है,
उसमें हमारे पास ये हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। और हमें पता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो इस सर्कुलेशन से पर्टिकुलरली जिस हार्मोन को जहाँ भी टारगेट साइट पे पहुँचना होगा तो वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। एक और क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर है तो वो सारे ऑर्गन्स को क्यों नहीं एक्ट करता? रीज़न, ये जो हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ये भी चीज़ हम लिख सकते हैं कि दी हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि ये अगर हार्मोन, लेट से हमारे पास कोई ये हार्मोन है तो ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास ही जाएगा। तो अगर ये रिसेप्टर मौजूद है किसी एक ऑर्गन पे तो ये हार्मोन उसी ऑर्गन पे एक्ट कर सकता है, अदरवाइज किसी दूसरे ऑर्गन पर तो एक्ट ही नहीं कर सकता। सो दिस वी कैन ऐड कि हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन इज कि हमारे पास हार्मोन्स को हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में कभी भी हार्मोन्स इकट्ठा नहीं हो सकते, स्टोर नहीं हो सकते। जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही इनका इस्तेमाल बॉडी में कर लिया जाता है, इनका असर हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो हार्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड और accumulated in the body with one exception, which is your thyroxine hormone, जो कि थायराइड ग्लैंड में है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। अदरवाइज हार्मोन्स कभी भी हमारी बॉडी के अंदर बनकर स्टोर नहीं होते, उनको रिलीज होना ही पड़ता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं। टोटल वैसे हम मानते हैं कि 8 मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनकी शुरुआत ब्रेन के पार्ट से होती है। दिस इज़ द डायग्राम। ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ हाइपोथैलेमस, एंड दिस हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज मास्टर्स ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है ये एक्चुअल में एंडोक्राइन का पूरी तरीके से पार्ट नहीं है। रीज़न, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, मेनली नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और दूसरी बात, ये लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का नेटवर्क जो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हाइपोथैलेमस के थ्रू कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली एंडोक्राइन का पूरी तरीके से पार्ट नहीं है। हाइपोथैलेमस को अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूँ तो न्यूरो एंडोक्राइन का पार्ट कह सकते हैं। इट्स अ न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, राइट। तो इसलिए हम हाइपोथैलेमस को पूरी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन के अंदर 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंडोक्राइन का पार्ट हैं। एक है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं दिस स्ट्रक्चर, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको हाइपोथैलेमस से लिंक दिख रहा है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही डायंसिफेलॉन में एपिथैलेमस का पार्ट है पाइनियल ग्लैंड। ये छोटा सा ग्लैंड है, बहुत ही छोटा, इतना कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और इवन पहले तो ये माना जाता था कि शायद ये एंडोक्राइन का पार्ट ही नहीं है, पूरी तरह से डिमिनिश्ड पार्ट है, ख़त्म होने वाला पार्ट है। लेकिन बाद में मान लिया गया कि नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वी हैव in our brain pineal gland and pituitary gland, and this pituitary gland is actually connected with the stalk to the hypothalamus, which is masters of the master endocrine gland. अब हम ब्रेन से अगर नीचे की ओर आएंगे तो हमारे नेक रीजन में हमें ये कुछ बटरफ्लाई या एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो कि साइज़ में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर मुझे 4 छोटी छोटी गोलियों जैसी स्फेरिकल बॉडीज़ नज़र आ रही हैं जिनको हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 हैं जबकि हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड एक ही है। तो ये एक थायरॉयड ग्लैंड हो गया जिसके अंदर 4 एम्बेडेड पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ही है, पाइनियल भी एक ही है और हाइपोथैलेमस भी एक ही होता है।
अब अगर हम नेक रीजन से थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें हार्ट के लेवल पे एक बाइलोब्ड ग्लैंड और नज़र आता है जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये भी एक ही है और हमारे हार्ट की ही पोजीशन के पास प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे, हमारी जो स्टर्नम होती है उसके आगे पीछे, स्टर्नम के जस्ट पीछे मौजूद रहता है। ठीक है, अब थाइमस से नीचे जाएंगे, थाइमस से नीचे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे स्टमक रहती है और फिर स्टमक जो है डिओडोनम में ओपन होती है, फिर ये डिओडोनम जो है पेनक्रियाज के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो पेनक्रियाज है ये भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। हालांकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है उसमें एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों मौजूद रहते हैं। तो पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड एंड सम पार्ट ऑफ इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन। तो इसलिए पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। फिर एंडोक्राइन पार्ट में हम थोड़ा सा नीचे आएंगे पेनक्रियाज से, तो किडनीज़ के ऊपर हमें एक पिरामिड शेप या ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद हैं, ये पेयर में है तो 2 हैं। फिर अगर मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के अंदर टेस्टीज़ और फीमेल्स के अंदर ओवरीज मौजूद रहती हैं, जो कि अगेन ये हमारे पास हेट्रोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअल में, बट कुछ पार्ट इनका एंडोक्राइन भी एक्ट करता है। तो हम एक मोटे तौर पे कह देते हैं कि जो गोनाड्स है वो हेट्रोक्राइन है, जो कि एंडोक्राइन का पार्ट भी कहलाते हैं। फीमेल्स हैं तो उनके पास सिर्फ ओवेरीज मिलेंगी, मेल्स हैं तो उनके पास सिर्फ टेस्टीज मिलेंगी। और अगर मैं पूरा काउंट करके दिखाऊं, लेट्स जस्ट काउंट इट। इफ़ इन केस ऑफ फीमेल्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ईच इंडिविजुअल कैन हैव 8 एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक इंडिविजुअल के पास तो 8 ही एंडोक्राइन ग्लैंड मिलेंगे। और हाइपोथैलेमस तो न्यूरो एंडोक्राइन है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। So this is how we can situate the different positions of endocrine gland, and along with that हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस जो है एक लिंक बना रहा है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि हार्मोन्स मौजूद कहाँ कहाँ पर है। अब हम हार्मोन्स या केमिकल नेचर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि हार्मोन्स कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला बेसिस हार्मोन्स को पता करने का है उनकी केमिकल नेचर, कि भाई बने किस तरह के केमिकल से हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने हार्मोन्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली हमारे पास है बायोजेनिक एमाइंस। ये हार्मोन्स एमिनो एसिड से बने होते हैं, तो इसलिए इनको बायोजेनिक एमाइंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या इनको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये जो है टायरोसिन एमिनो एसिड के बने हुए हैं। मेलानिन आपने नाम सुना होगा, अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए, इनके फंक्शंस और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी भी बात हम करेंगे। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं जो टायरोसिन एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं, इसलिए बायोजेनिक एमीन कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा वी हैव मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड का बना हुआ है। तो ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड का बना हुआ है, इसलिए बायोजेनिक एमाइन कहलाता है। अब आप उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए, वी हैव आयोडोथायरोनिन्स। एक हमने केमिकल नेचर बना रखी है आयोडोथायरोनिन्स। आयोडो मतलब द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, कितनी ज़्यादा, 65%। तो अगर किसी हार्मोन के अंदर, किसी केमिकल के अंदर 65% आयोडीन है और वो एमिनो एसिड से ही बना हुआ है, तो मैं आयोडोथायरोनिन को बायोजेनिक एमाइन का पार्ट मान सकती हूँ। कई बुक्स में माना गया है, बट अगर हम उसको डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में देखें तो बायोजेनिक एमाइन से ही निकाल के मुझे एक तीसरी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, आयोडोथायरोनिन्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे थायराइड ग्लैंड के निकले हुए थायराइड हार्मोन्स का। अभी अभी हमने बात करी, ये बहुत बड़ा मास्टर ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशंस जो हैं उनको थायराइड हार्मोन्स कहेंगे। और ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 T4 करके कहे जाते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये T3 T4 जो हार्मोन्स हैं ये टायरोसिन एमिनो एसिड के बने हुए हैं।
तो बने तो वैसे अमीनो एसिड के ही हैं, बट ज़्यादातर 65% आयोडीन होने के कारण इनको आयोडोथायरोनिन्स बोला जाता है। अब हमारे पास ये दूसरी कैटेगरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के बने हुए हॉर्मोन्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है कि शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स हैं या लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स। और अगर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन को ADH भी कहा जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। किसी ने अगर एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, वहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन्ड है कि ADH जो है वो किडनीज में किस तरह से असर करता है। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, दीज आर द 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का नाम लिया गया है। और प्रोटीन से बने हुए हार्मोन्स हैं TSH, FSH, LH। व्हाट इज TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज LH? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं, जब हम इनकी बात आगे कर रहे होंगे तब आई विल आस्क यू कि क्या नेचर है, तो यू विल हैव टू मेंशन कि प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन्स हैं। हालांकि FSH और LH विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं, प्योर प्रोटीन नहीं, बीच में ग्लाइको यानी कि कार्ब्स का भी रोल है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हार्मोन्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास केमिकल नेचर के बेसिस पे स्टीरॉयड हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, जिसमें 2 मेजर एग्जाम्पल है, सेक्स हार्मोन्स एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। अभी अभी हमने देखा किडनी के ऊपर दो पेयर थे, एक पेयर है एड्रीनल ग्लैंड का, और एड्रीनल ग्लैंड के ही आउटर पोर्शन को कहा जाता है कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन को हमेशा कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर को मेड्यूला। तो जैसे हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं अगर उसके ग्रे मैटर की बात करें तो वैसे ही एड्रीनल ग्लैंड के अगर आउटर पार्ट की बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो उसके हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स जो कि हम जानते हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे के सारे कैसे हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। So that is the first basis of classification of hormone which is on the basis of chemical nature. अब एक और चीज़ हमने याद रखनी है, यहाँ पे ये जो बायोजेनिक एमाइंस और पॉलीपेप्टाइड वाले या प्रोटीन वाले हार्मोन्स हैं, ये बहुत जल्दी अपना एक्शन दिखाते हैं। ये जब भी रिलीज़ हो जाएंगे बॉडी के अंदर तो इनका इफ़ेक्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। दे हैव अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इफ़ेक्ट, और ये बहुत जल्दी अपना रैपिड मैकेनिज़्म दिखाते हैं, बहुत जल्दी फंक्शन करते हैं, रैपिड एक्शन हार्मोन्स हैं। तो बस ये चीज़ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बहुत से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि रैपिड एक्शन हार्मोन्स कौन से हैं। द आंसर इज़ बायोजेनिक एमाइंस, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन वाले हार्मोन्स। इनका काम बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिड मैकेनिज़्म है, रैपिड एक्शन हार्मोन्स हैं, और जो बहुत धीरे धीरे असर करते हैं और बहुत लंबी देर तक असर करते हैं वो है हमारे पास आयोडोथायरोनिन्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये बहुत धीरे धीरे एक्ट करते हैं। तो ये धीरे धीरे एक्ट करते हैं तो इनका स्लो एक्शन होता है, स्लो एक्शन मैकेनिज़्म है और लॉन्ग लिव्ड इफ़ेक्ट है। जितने धीरे धीरे काम करेंगे उतनी देर तक असर दिखाएंगे। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। इफ़ यू नीड दी नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आप सिंपली मेरे को कमेंट कर सकते हैं एंड द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि और कौन कौन सा बेसिस है जिस पे हम हार्मोन्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया केमिकल नेचर, अब दूसरा देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बेसिस की, और वो बेसिस है ओरिजिन की। भाई ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये बने कहाँ से हैं? ये एक्टोडर्म से बने हैं, मीजोडर्म से बने हैं कि एंडोडर्म से बने हैं? तो एक्टोडर्म से बनने वाले वो हार्मोन्स का हम या वो ग्लैंड्स का नाम लेंगे जो कि नर्वस टिश्यू के अंदर ही एम्बेडेड है। तो हमारा ब्रेन की हम बात करते हैं या नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन का है।
ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, विच मीन्स हमारी बॉडी की ये जो हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, ये सारी की सारी किसकी बनी हुई हैं? एक्टोडर्म की। तो भाई ब्रेन के अंदर मुझे क्या क्या दिखा था? ब्रेन के अंदर मुझे हाइपोथैलेमस दिखा था, ठीक है। ब्रेन के अंदर मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा था, ठीक है। ब्रेन के अंदर मुझे पाइनियल ग्लैंड भी दिखा है। तो ये तीनों के तीनों मैं एक्टोडर्म ही मानूंगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, इनको तो मैं एक्टोडर्म ही लिख सकती हूँ। अब जितने भी स्टीरॉयड वाले हार्मोन्स हैं, याद रखना, जितने भी स्टीरॉयड सिक्रेटिंग हार्मोन्स हैं, जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, इनको सिक्रेट करने वाले जो ग्लैंड्स होंगे वो सारे के सारे मीज़ोडर्म वाले होंगे। ये ट्रिक हमने याद रखनी है कि जितने भी ग्लैंड्स स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो सारे के सारे मीज़ोडर्मल ओरिजिन के होंगे, विच मीन्स मेरे पास जो गोनाड्स हैं, टेस्टीज और ओवेरीज में से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये सब निकल रहा है, ये सारा का सारा जिनसे निकल रहा है वो सारे मीज़ोडर्मल ओरिजिन के हैं। टेस्टीज, ओवेरीज आर मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे एंडोडर्म की। तो एंडोडर्म वाले बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे एंडोडर्मल हो गए। जैसे कि अभी डायग्राम को रेफर करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मीज़ोडर्मल ओरिजिन के ग्लैंड हैं वो जितने भी हमने मेंशन किए उसके अलावा हम इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सारे के सारे हम इंक्लूड करते हैं एंडोडर्मल ओरिजिन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आखिर में बात करते हैं हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड की, जिनका मेंशन हमने एक्टोक्राइन में भी किया है और मीज़ोक्राइन में भी किया है। तो इसका क्या रीज़न है? तो एड्रिनल ग्लैंड्स को हमने पहले ही बताया था कि दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स और एक इनर पोर्शन होता है जिसको कहते हैं मेड्यूला। तो मेड्यूला हमेशा रिलीज़ करता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्टोडर्म का पार्ट है। अब ये न्यूरल सिस्टम तो एक्टोडर्म का पार्ट है, इसलिए हमारे पास ये जो मेड्यूला है, ये जो मेड्यूला है अंदर का पार्ट है, ये भी एक्टोडर्म का ही हिस्सा बनता है। जबकि हमारे पास ये जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये मीज़ोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो मीज़ोडर्मल ओरिजिन का है, रिलीजिंग द स्टीरॉयड हार्मोन्स, और एड्रिनल मेड्यूला विच इज़ रिलीजिंग एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. That is why this adrenal gland, which is divided into cortex and medulla region, is having mesodermal and ectodermal दोनों ही ओरिजिन्स हैं. फॉर दिस रीज़न एड्रिनल ग्लैंड इज मीज़ो एक्टोडर्मल. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेरे पास एड्रिनल ग्लैंड है वो किस ओरिजिन का है. तो दो ओरिजिन्स हैं इसके. इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट मीज़ोडर्मल है और अंदर वाला मेड्यूला पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है. राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में 3 हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको याद रख सकते हैं पॉट की मदद से. पॉट माने पेनक्रियाज, ओवेरीज एंड टेस्टीज. तो ये तीनों के तीनों हेट्रोक्राइन हैं, मतलब कि इनके पास एक सिस्टम में डक्ट है भी और एक सिस्टम डक्टलेस भी है. तो दोनों बातें चल रही हैं. तो इसलिए जो हिस्सा डक्टलेस एक्ट करेगा वो हमारे पास एंडोक्राइनल पार्ट कहलाएगा, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो पेनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टीज आर द एंडोक्राइनल पार्ट फॉर्मिंग द एंडोक्राइनल सिस्टम, है ना. तो ये भी एंडोक्राइनल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हार्मोन्स जो हैं स्लो एक्ट कैसे कर रहे हैं, फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स कैसे एक्ट कर रहे हैं और उनके मैकेनिज़म्स क्या क्या हैं. टिल नाउ अभी तक के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. थैंक यू सो मच.